S2 कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बेहद खास और दिलचस्प विश्लेषण में हम प्राचीन दुनिया की सबसे महान और शक्तिशाली सभ्यता रोम के पतन की गहराई में उतरने वाले हैं। हम उन वास्तविक वजहों को खंगालेंगे जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। सच कहूं तो ये कोई एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खतरनाक महातूफान था जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य का पतन वास्तव में कैसे हो सकता है। तो चलिए आज उस पुरानी और घिसी-पिटी सोच को चुनौती देते हैं, जो कहती है कि कोई एक अचानक घटी विनाशकारी घटना ही इस पतन का कारण थी। असल में सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और हैरान करने वाली है। देखिए, सदियों तक इतिहासकार एडवर्ड गिबन के 1776 के इस पुराने नजरिए पर ही टिके रहे। उनका मानना था कि लोगों का नैतिक पतन हो गया था और शांति का संदेश देने वाले ईसाई धर्म के उदय ने साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। लेकिन सच मानिए, ये नजरिया पूरी तस्वीर को बिल्कुल भी नहीं दिखाता। तो असली बात क्या है? आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व हमें बताते हैं कि रोम का पतन रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि यह सदियों तक चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया थी। इसे आप राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और पर्यावरणीय संकटों से बना एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म या महातूफान कह सकते हैं, जिसने एक के बाद एक इस विशाल ढांचे की जड़ों को पूरी तरह हिला कर रख दिया। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, रोम के पतन पर पुनर्विचार। दूसरा, राजनीतिक और आर्थिक पतन। तीसरा, कमजोर सैन्य तंत्र। चौथा, जलवायु परिवर्तन और महामारियां। और अंत में बर्बर आक्रमण और परिवर्तन। हम देखेंगे कि कैसे एक स्तंभ के गिरने से बाकी सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। भाग 1, रोम के पतन पर पुनर्विचार। आइए देखते हैं कि यह ऐतिहासिक गुत्थी वास्तव में कितनी ज्यादा उलझी हुई है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 210 है ना चौंकाने वाला। 1984 में इतिहासकार अलेक्जेंडर डिमांट ने रोम के पतन के लिए 210 से अधिक अलग अलग कारणों की एक पूरी लिस्ट बना डाली थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इतने बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के पीछे केवल कोई एक कारण नहीं था। अब आते हैं भाग 2 पर, राजनीतिक और आर्थिक पतन। साम्राज्य की मजबूत नींव में जो पहली दरारें पड़ीं, वो असल में उनकी अपनी ही राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से थीं। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा खुद से ही लड़ने में बर्बाद कर दी। जरा सोचिए, तीसरी सदी के संकट के दौरान महज 50 सालों के भीतर 20 से भी ज्यादा सम्राट सत्ता में आए। सत्ता पाने के लिए भयंकर खून खराबा हुआ। इन सम्राटों को जनता या प्रांतों को संभालने की कोई परवाह नहीं थी। उनका पूरा ध्यान बस अपनी सेनाओं को खुश रखने और अपनी जान बचाने पर लगा हुआ था। और अगर आप उस समय की अर्थव्यवस्था की हालत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लालची सैनिकों का पेट भरने के लिए सरकार ने अपने मुख्य सिक्के दिनारियस की वैल्यू ही गिरा दी। चांदी की मात्रा 95% से गिरकर सीधे 0.5% पे आ गई। जरा सोचिए, इसके कारण जो भयंकर महंगाई आई, उसने मध्यम वर्ग की तो पूरी तरह से कमर ही तोड़कर रख दी। ये जो प्राचीन कलाकृति आप देख रहे हैं, ये सम्राट डायोक्लेटन की एक हताश और बेकार कोशिश को दर्शाती है। उन्होंने कीमतों को कंट्रोल करने का आदेश निकाला क्योंकि टैक्स आना कम हो गया था, और जो अमीर लोग थे वो तो शहरों को छोड़कर गांव में अपनी अलग ही दुनिया बसाने के लिए भाग रहे थे। भाग 3, कमजोर सैन्य तंत्र। अब जब अर्थव्यवस्था ही डूब गई, तो रोम को महान बनाने वाली उसकी सेना का कमजोर होना तो तय ही था। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ वो पुरानी, अजेय और बेहद अनुशासित सेना थी जो भारी हथियारों से लैस होती थी, और दूसरी तरफ आ गए 5वीं सदी के विदेशी भाड़े के सैनिक। इनके पास न तो अच्छे हथियार थे, न कोई ट्रेनिंग, और सबसे बड़ी बात, रोम के प्रति इनकी कोई वफादारी भी नहीं थी। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब और हास्यास्पद लगती है कि इतिहासकार विजिशियस ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये बाद वाले सैनिक सच में अपने कवच के भारी होने की शिकायत करने लगे थे। लापरवाही और आलस्य के चलते उन्होंने मैदानी जंग में हेलमेट और कवच पहनने से ही मना कर दिया। नतीजा, दुश्मन के तीरंदाजों के सामने वो एक आसान शिकार बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, जलवायु परिवर्तन और महामारियां। ठीक उसी समय जब रोम अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, प्रकृति ने उन पर एक के बाद एक भयानक बाहरी प्रहार किए।
मौसम का वो शानदार दौर, जिसे रोमन क्लाइमेटिक ऑप्टिमम कहते हैं, अचानक खत्म हो गया। भारी ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिसे लेट एटिक लिटिल आइस एज कहा जाता है। भयानक सूखा पड़ा, फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं और भुखमरी ने आम जनता को तोड़कर रख दिया। और जैसे इतना काफी नहीं था, महामारियों ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले चेचक, फिर इबोला जैसी बीमारी और आखिर में 540 के दशक का भयंकर जस्टिनियन प्लेग। अकेले इस जस्टिनियन प्लेग ने ही भूमध्य सागरीय इलाके की लगभग आधी आबादी को मौत के घाट उतार दिया था। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, बर्बर आक्रमण और परिवर्तन। इन प्राकृतिक आपदाओं ने हताश हो चुके खानाबदोश कबीलों को रोम की कमजोर सीमाओं की तरफ धकेल दिया। यहाँ ये भू राजनीतिक चेन रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। हूणों के डर से जर्मैनिक कबीले रोम की तरफ जान बचाकर भागे, लेकिन भ्रष्ट रोमन अधिकारियों ने इन विसिगोथ शरणार्थियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। इसी जुल्म ने एक बहुत बड़े विद्रोह की आग भड़काई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 410 ईस्वी में विसिगोथ्स ने खुद रोम शहर पर ही कब्जा कर लिया। इसके बाद तो बस साम्राज्य के टुकड़े ही होने थे। वेंडल्स ने उत्तरी अफ्रीका से आने वाली रोम की अनाज सप्लाई काट दी। अटिला द हून ने तबाही मचाई और आखिरकार 476 ईस्वी में एक जर्मैनिक नेता ओडोसेर ने अंतिम पश्चिमी सम्राट को गद्दी से उतार फेंका। हालांकि रोम रातों रात गायब नहीं हुआ, बल्कि वो छोटे छोटे मध्ययुगीन राज्यों में बंटकर हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों, रोम के पतन की ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी कोई पुरानी घटना नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत गहरी चेतावनी है कि आज की ये जटिल और आपस में जुड़ी हुई सभ्यताएं भी कितनी नाजुक हो सकती हैं। आज के इस वैश्वीकृत व्यापार, तेजी से बदलते मौसम और जटिल राजनीति के दौर में क्या हमारा समाज ऐसे ही किसी महातूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।